अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू मीस क्रैश कोर्स। हमारे सी एस एस पी एम एस लेक्चर सीरीज़ का अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की जो प्लेलिस्ट है उसका ये लेक्चर नंबर 9 है, विच इज़ फंडामेंटल कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का जो पार्ट 1 था उसके दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए था फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन बी इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग, तो ये हम सेक्शन बी की वर्ड्स जो है अब आ रहे हैं। अच्छा जी, व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग? अब मैंने इसमें डेफिनेशंस इसलिए स्लाइड्स में लिखी हुई हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एस्पायरेंट्स ये कह रहे थे कि हमें डेफिनेशंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑल दो मेरे जो लेक्चर इट्स अ क्रैश कोर्स, तो टाइम को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है एक रिवीजन टाइप ये फॉलो अप कर रहे होते हैं। उसमें असाइनमेंट्स भी होती हैं और उसमें जितने भी हमारे पास लेक्चर्स में कुछ इलस्ट्रेशंस होती हैं वो भी सॉल्व आउट करता है। बट सिंस एस्पायरेंट्स और स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जी डेफिनेशंस होनी चाहिए, सिंस इस वजह से मैं कोशिश ये करूँगा आज के बाद कि हम स्लाइड्स में वो डेफिनेशंस भी डाल दूँ, जैसे आपको नोट्स बनाने में या लिखने में ईजी हो। सो जी, कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या जी? इस कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, पर इसका मेन कंसर्न जो होता है वो होता है अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर कोई भी एंटिटी कोई चीज़ बना रही है अपने क्लाइंट के लिए या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उसकी कॉस्टिंग जो है कितनी होनी चाहिए, कैसे की जाए, और उसका जो प्रोसेस है वो कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर अकाउंटिंग। अब इसमें क्या क्या है इसमें जी? एक तो क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड अप्रोप्रिएट अलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कैरिड आउट बाय द एंटिटी। तो इसमें पहले तो अपनी क्लासीफाई करनी होती है कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट है, कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, फिर उसको रिकॉर्ड करना होगा प्रॉपर स्टेटमेंट्स में, एंड फिर उनको अलोकेट करना होता है एक्सपेंडिचर को, ये मालूम करने के लिए अगर फॉर एग्जांपल हम दो तीन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो एक प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा आया और उसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी थी, डायरेक्ट कॉस्ट कितनी थी। इसी तरह सेकंड जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पर कितना खर्चा आया, और ये फिर हेल्प आउट करता है आपको उसकी सेल्स प्राइस डिटरमाइन करने में, देन प्रॉफिट रेशियो डिटरमाइन करने में। ठीक है जी, व्हाट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? नेचर जी देखें, ये तो एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, और उसके साथ साथ इसका जो पर्पस है वो ये है कि जी इट इज़ टू कंट्रोल द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, एंड उसके साथ एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। एक तो आपने कंट्रोल तो करना ही करना है आपकी कॉस्टिंग पे, पर उसके साथ ये भी हमारा फोकस होगा कि जी जो रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रही हैं, यूटिलाइज हो रही हैं कोई प्रोडक्ट बनाने में, उसकी जो कॉस्टिंग्स हैं वो टू द बेस्ट कैपेबल यूजेज हो, उसका एफिशिएंट यूज़ किया जाए उसको। वो हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है कॉस्ट असर्टमेंट। अब कॉस्ट असर्टेनमेंट है क्या? कॉस्ट असर्टेनमेंट है ये कि जी आप जो है असर्टन करेंगे कि जी टोटल कॉस्ट होनी कितनी चाहिए। अब वो होती कैसे है? पर यूनिट कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, एंड टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं, और उसको जब कैलकुलेट करने के बाद अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो हम या तो हिस्टोरिकल या फिर एक स्टैंडर्ड होता है या फिर एस्टिमेटेड बेसिस के बेस एस्टिमेशंस को बेसिस बना के हम कैलकुलेट करते हैं। और उसमें अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे स्पेसिफिक ऑटो कॉस्टिंग या प्रोसेस कॉस्टिंग या फिर डायरेक्ट कॉस्टिंग टेक्निक्स होती हैं, जो कि हमारे पास जो मेथडोलॉजी है जिसके थ्रू हम कॉस्ट टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि जी इस प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट इनकर हुई है। अच्छा जी, दूसरा है हमारे पास कॉस्ट रिकॉर्ड्स। अब इस पार्ट में होता क्या है कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट है या जो भी पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, या जो कॉस्ट जो एस्पायरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो जी कॉस्ट बुक्स हो गए, वॉचर्स हो गए, लेजर्स हो गए, रिपोर्ट्स और कॉस्टिंग के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो फ्यूचर कंपैरिजन और रेफरेंस के लिए अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अच्छा जी, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह जहाँ पे आप जो है रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे गैप है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसके तहत आप बाउंड होते हैं। यहाँ पे आप बाउंड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स जो है वो किसी रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स के बाउंड नहीं है, पर उसको एक फिर भी सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। तीसरा है जी कॉस्ट कंट्रोल, जो स्कोप है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग का। अब ये है कि जी ये आपकी बाउंड्री है। कॉस्ट कंट्रोल किसकी बाउंड्री है? आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की एक फाइनल बाउंड्री है। कॉस्ट कंट्रोल से आप आगे नहीं जा सकते। कॉस्ट अकाउंटेंट जो है या स्पेरेंट्स जो है इसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, जैसे बजटरी कंट्रोल हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गई, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस हो गया, और बाकी दीगर आपकी हो गई टेक्निक्स। ठीक है जी, आई होप द नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट
का फॉर्मेट क्या है। अमूमन जो है पेपर में यूज़ किए जाते हैं स्टेटमेंट्स एंड फॉर्मेट्स, तो कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सो ये हमारे पास एक पूरा बना हुआ है। ठीक है जी। तो पहले जो है आपके पास आ जाता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या हम इसे प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। और उसमें प्राइम कॉस्ट में क्या क्या है आपके पास, डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट चार्जेस। तो ये तीन चीज़ें जो है आपके पास मिलके जो है आपकी प्राइम कॉस्ट बनती है। अब डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट हम कैसे पहले निकालते हैं, पहले तो आपके पास आ गया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है जी। जो जब आपका साल स्टार्ट हुआ, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, आपका ऑपरेशन स्टार्ट हुई, तो स्टार्टिंग में आपके पास रॉ मटेरियल कितना है, एक तो ये आ गया। उसके उसमें आप ऐड करते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। आपके पास अगर रॉ मटेरियल्स हैं तो आप उसमें ऐड करेंगे, एंड देन फिर परचेज एक्सपेंस जितना भी होता है वो भी आप इसमें ऐड करते हैं। उसमें से आप डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे परचेज रिटर्न्स, तो आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। ठीक है। उसके बाद फिर आप माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल। जब साल खत्म हो गया तो आपके पास स्टॉक कितना बचा, वो आप क्लोजिंग स्टॉक इसमें से माइनस करेंगे, तो फिर आपके पास आ जाएगा आपके पास साल में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ। ठीक है। उसमें आप ऐड करेंगे जी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट चार्जेस, तो आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। ठीक है। फिर सेकंड स्टेप आ जाता है आपके पास इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब एक है आपके पास फिक्स्ड एफओएच। फिक्स्ड एफओएच कहते हैं फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड को। इसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक तो फैक्ट्री रेंट, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगी। सुपरवाइजर की सैलरीज सैलरीज आपकी फिक्स्ड होंगी। फैक्ट्री इंश्योरेंस वगैरह जो कि आपको सालाना देनी है वो आपकी फिक्स्ड एफओएच में आ जाएगी। वेरिएबल एफओएच, वेरिएबल वो चीज़ें होती हैं जो कि चेंज होती रहती हैं। ठीक है जी। इसमें आपकी ड्राइंग ऑफिस सैलरी हो गई, फैक्ट्री के डेप्रिसिएशन हो गई एसेट्स की। फिर आ गया इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट वेजेस, ये आपके ऐड करेंगे आप ये पूरी प्राइम कॉस्ट में, तो आपके पास आ जाएगा इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है जी। उसके बाद फिर ये टोटल मिला के आपकी हो गई इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ये प्राइम कॉस्ट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिर हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी। डब्ल्यू आई पी इज वर्क इन प्रोसेस। ठीक है जी। जो आपका जितने भी आपके पास मटेरियल था, रॉ मटेरियल था, वो जो प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि स्टेजेस होती है ना, एक कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्नीचर बना रहे हैं तो पहले तो टिम्बर आएगा, लकड़ी आएगी, उसको तराशा जाएगा, उसको फिर पॉलिश किया जाता है, फिर उसको जी अलग अलग पार्ट्स में काटा जाता है, फिर उनको असेंबल किया जाता है, तो वो वर्क इन प्रोसेस है। इसी तरह जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस वो आपका आ गया, और वो जब ऐड होगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। फिर आप उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसी तरह फिर हमने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब एक तो देखें, तीन आपके पास चीज़ें होती है, एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोसेस, एक होता है फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल वो होता है जो कि आपको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाने होते हैं। प्रोसेसिंग गुड्स वो होते हैं जो कि आप प्रोसेस कर रहे होते हो, करंटली फिनिश्ड नहीं होते, वो रॉ मटेरियल से जो है चेंज हो रहे होते हैं, या ऐसे कहा जाए उसको, उनको जो है आप प्रोसेस करके अपना फिनिश गुड्स बना रहे होते हैं। एंड में फिर आपके पास आ जाता है फिनिश गुड्स, जो कि आपका मटेरियल कंप्लीट हो चुका है और विच इज़ रेडी टू बी सोल्ड। ठीक है जी। फिर आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से आप माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो दिस इज द एंटायर फॉर्मेट। अगर किसी को भी कंफ्यूजन है तो ये आप प्रॉपरली एक बार देख लें। फिर ये आ जाती हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशंस। अब जैसे आपने ये देखा वर्क इन प्रोसेस है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो है क्या, हम इसको अब देखते हैं। कॉस्ट एलिमेंट एंड क्लासिफिकेशन। अब देखें, टोटल कॉस्ट दैट इज इंकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इज द सम ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कॉस्ट। अलग अलग कॉस्ट इसमें जब वो एडअप होती हैं तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाता है। When all these costs are added together, total cost of goods manufactured is determined. The cost which make up the total goods cost of goods are classified and names as per nature and usage. इनकी अलग अलग नेचर यूजेज के हिसाब से होती हैं, जो हम आगे देखें जी। डेफिनेशंस आ गई हमारे पास। अब पहले आ जाती है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है ये वो कॉस्ट हैं जो कि डायरेक्टली एसोसिएटेड है आपके प्रोडक्ट के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे आप अगर आप टेक्सटाइल बिजनेस में हैं तो उसका रॉ मटेरियल क्या होगा, कॉटन इज आपका रॉ मटेरियल में काउंट हो जाएगा। तो क्रूड ऑयल जो है आपका वो डीजल में आपका होगा, और फर्नीचर के लिए वुड इज़ योर रॉ मटेरियल। इसी तरह वेजेस ऑफ वर्कर्स वर डायरेक्टली इन्वॉल्व।
अब अगर जैसे कारपेंटर है जो, वो आपका डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में पड़ता है। इसी तरह जो फर्नीचर पे काम कर रहा है। इसी तरह टेक्सटाइल में अगर आप आ जाएं, जो आपके जो डिज़ाइनर्स हैं या जो वीव करते हैं वूल, या जो कॉटन को वीव कर रहे हैं, कॉटन को टर्न कर रहे हैं, वो जो है वर्कर्स, उनकी डायरेक्टली उन पे इम्प्लीमेंटेशन होगी और कॉस्टिंग की। और वो और बकाया और जितने भी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, वो सारे के सारे आपके आ जाते हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। ठीक है जी, ये सारी कॉस्ट वेरिएबल होती हैं और उनको ट्रेसेबल भी कहा जाता है। ट्रेसेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप ट्रेस कर सकते हैं कि जी फॉर एग्जांपल अगर मैं एक चेयर बना रहा हूँ, तो इस चेयर का वुड कितने का आया। ठीक है जी, इस चेयर पे जो है कारपेंटर जिसने काम किया, उसने कितने घंटे काम किया, अगर आई एम पेइंग हिम आर्ली, अगर या उसने जितना महीने का अगर चार्ज किया है तो महीने का होगा। तो वो पूरे कॉस्ट आप ट्रेस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़, जी सारी ट्रेसेबल कॉस्ट होती है। फिर अच्छा, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तीन चीज़ों का बना होता है। जैसे हमने पहले देखा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दे दिया है ऑलरेडी, कि जी वो मटेरियल जो कि डायरेक्टली उस ट्रेस किया जा सके, जो कि एक प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं उसके साथ रिलेटेड है, वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो होगा जो कि डायरेक्ट, वो लेबर जो कि डायरेक्टली उस पे काम कर रहा हो। अब फॉर एग्जांपल जो कारपेंटर को वेजेस के देंगे फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, वो हो गई वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर्स एंड एम्ब्रॉयडरी बिजनेस, वो आपकी आ गई, ये आ गई आपकी डायरेक्ट लेबर में। इसको डिफरेंट नेम से भी बुलाया जाता है। प्राइम लेबर कॉस्ट भी कहा जाता है, प्रोसेस लेबर कॉस्ट भी कहा जाता है, ऑपरेटिंग लेबर कॉस्ट भी कहा जाता है, तो डायरेक्ट वेजेस भी कहा जाता है। ठीक है। और इसी तरह फिर आ जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस वो चार्जेबल एक्सपेंस है जो कि डायरेक्टली इंकर होते हैं किसी प्रोडक्ट में, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अलावा। अब वो कैसे हो सकते हैं। अब आपने कोई एक पर्टिकुलर जी आपने मोल्ड बनाना है, आप कोई स्पेसिफिक वो चीज़ बना रहे हैं, आपने कोई फर्नीचर बनाना है जिसके लिए जी आपको स्पेसिफिक मशीन लेनी है। वो मशीन सिर्फ उस फर्नीचर के लिए ही काम करेगी, तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस उसमें काउंट काउंट हो जाएगा। ठीक है जी। और इसी तरह जब आप कोई प्लास्टिक की कोई चीज़ बना रहे हैं, जिससे स्पेशल मोल्ड चाहिए, तो वो आप डायरेक्ट कॉस्टिंग एक्सपेंस उसमें करेंगे। या डिज़ाइन है या कोई पैटर्न है, या आप किसी आर्किटेक्ट को फीस दे रहे हैं, किसी सर्वेयर को फीस दे रहे हैं जो कि स्पेसिफिक उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए काउंट होगी, तो वो सारे की सारी जो चार्जेबल हैं वो, क्योंकि ट्रेसेबल है, तो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में इंक्लूड कर देंगे। अच्छा जी, फिर आ जाता है हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट हैं जो कि डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, और या किसी भी बिजनेस सेगमेंट के साथ आप जोड़ नहीं सकते इनको। आपको फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं, आप फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट भी कह सकते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कह सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मटेरियल हैंडलर या मेंटेनेंस टीम है, क्लीनिंग है, मैनेजमेंट की जो तनख्वाहें हैं, रिपेयर्स हो रहे हैं, वो सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, तो वो उसमें इंक्लूड होती हैं। अब इसमें कौन कौन से टाइप्स हैं जी। एक तो आपके पास आ जाता है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, या हम जैसे कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड इनडायरेक्ट फिक्स कॉस्ट। ठीक है। ये वो कॉस्ट हैं जो कि इनकर होनी होनी है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स पे, चाहे वो उसका इनपुट हो, आउटपुट हो या ना हो। अब फॉर एग्जांपल, आप अगर कॉस्ट पे आपने आपने जो है कॉस्ट में आप इंक्लूड कर लें, जैसे रेंट पे आपने कोई फैक्ट्री ली हुई है, तो वो फैक्ट्री आप भले उसकी प्रोडक्शन करें ना करें, ठीक है, उसकी जो रेंट है वो तो आपने देनी ही देनी है। तो वो आ जाएगी आपकी फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में, या फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाएगी। इसी तरह फिर वेरिएबल पे आ जाता है। अच्छा जी, वेरिएबल पे अब ये है कि ये वो कॉस्ट हैं जो कि आउटपुट के साथ चेंज होती रहती हैं। मिसाल के तौर पे, अगर कोई कंपनी है जो कि वो बना रही गाड़ियाँ बना रही है, तो उनको जो है लुब्रिकेंट्स, ऑयल, लाइटनिंग वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब ये सारी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट हो गई। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इसी तरह फिर आ जाता है जी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो एक्सपेंस है जो कि जिसका एक फिक्स्ड कंपोनेंट भी है और वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट भी, ये दोनों कंपोनेंट बना के जो है आपके पास आ जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब कभी कभार क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़, जैसे आपके पास बड़ी फैक्ट्री है, उसमें लेबर का जो कंपोनेंट है वो कभी कभार सेमी वेरिएबल कॉस्ट में भी आ जाता है। अब मिसाल के तौर पे आपको लेबर चाहिए होगा जितनी आप ज़्यादा गाड़ियाँ बनाएंगे। ठीक है, वो जो अनट्रेसेबल लेबर की बात करें, मेंटेनेंस है ज़्यादा, अगर ज़्यादा आप फर्नीचर बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा लोग चाहिए होंगे मटेरियल हैंडल करने के लिए, मेंटेनेंस, सफाई वगैरह के लिए।
पर अगर उसमें एक फिक्स्ड कंपोनेंट पे, फिक्स्ड कंपोनेंट इनडायरेक्ट कौन सा है, वो बंदे जो कि जैसे चौकीदार है वगैरह है, वो तो आपको चाहिए ही चाहिए होंगे, रिस्पेक्टिव आपका काम चले ना चले, तो वो आपका हो गया फिक्स्ड। और इसी के साथ अगर उसमें एक कंपोनेंट मिलाया जाए कि जी मेंटेनेंस टीम्स हैं जो कि काम कर रही हैं, ज़्यादा मटेरियल बन रहा है, तो वो फिर सेमी वेरिएबल हो जाता है। उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है जी इनडायरेक्ट मटेरियल। अब इनडायरेक्ट मटेरियल जो है फैक्ट्री ओवरहेड के वो पास हैं जो किसी भी डायरेक्ट मटेरियल के कॉस्टिंग में इंक्लूड नहीं होते। अब जैसे कि उसमें कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम की मेंटेनेंस है, या जी रिपेयर पार्ट्स हैं, या फिर सप्लाईज हैं ऑपरेटिंग फॉर ऑपरेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या डेप्रिसिएशन है, या इंश्योरेंस एंड प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, वो सारे के सारे आपके इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आ जाते हैं। फिर आ जाता है आपके पास इनडायरेक्ट लेबर। ये जी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ओवरहेड, ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। ये वो कॉस्ट है जो कि आप कहीं भी अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते या एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वो आप इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगी। फिर जी आ जाता है आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूड्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो ये आपकी आ गई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ पे। फिर आ जाता है जी वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट। अब वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट क्या है? Part of cost system where goods are manufactured in a continuous process as in textile or sugar industry. ये बनते रहते हैं. It is the cost of partly completed goods that are still in process and need more work to be completed. मतलब आपने रॉ मटेरियल लिया, आप रॉ मटेरियल जो है प्रोसेस कर रहे हो, और वो जब आया वर्क इन प्रोसेस में तो वो आधा प्रोसेस हो चुका है, आधा कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो उसकी कॉस्ट है। अब इसका वर्क इन प्रोसेस का जी अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने का तरीका उसका फॉर्मूला क्या है कि जी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड या इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसी तरह वर्क अच्छा जी वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट में फिर आ जाता है आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ये वो कॉस्ट है जो कि ऑलरेडी प्रोसेस में प्रेजेंट हो चुकी है, मतलब जब आप बना रहे थे तो ऑलरेडी उसमें मौजूद थी। और फिर बिगनिंग वर्किंग प्रोसेस का निकालने का तरीकेकार क्या है? एंडिंग वर्किंग प्रोसेस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो आपके पास आ जाएगा वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट। क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, जैसे टू बी इज फ्यूचर टेंस का है, तो ये वो कॉस्ट है जो गेन करते हैं हम जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट को ऐड किया जाता है न्यू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। देखिए न्यू मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट में जब ऐड होगा तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। अब उसके फिर आपके पास आ जाता है एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। इट इज द कॉस्ट प्रेजेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एट द एंड ऑफ द पीरियड। जब आपका टाइम पीरियड खत्म हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो उस वक्त आपके पास जो कॉस्टिंग प्रोसीड्यूर मौजूद है वो आपकी एंडिंग वर्किंग प्रोसेस हो जाता है। अब एंडिंग वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट का फॉर्मूला है बिगनिंग वर्किंग प्रोसेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस गुड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है जी, यहाँ तक होपफुली क्लियर है। फिर जी हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट्स दैट मूव फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एरिया टू द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ड्यूरिंग द पीरियड। अब देखें मैन्युफैक्चरिंग एरिया था जो कि हम वर्क इन प्रोसेस कह रहे हैं, वहाँ से जब मूव होंगे टूवर्ड्स फिनिश गुड्स इन्वेंट्री तो इसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। वो कॉस्ट निकालने का प्रोसीजर क्या है, ये फार्मूला क्या है? बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये हम यहाँ पे क्लियर करके आए, माइनस एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। इसी तरह ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक इज टर्म्ड एज द वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल टू द बिजनेस दैट आर रेडी फॉर सेल। ठीक है ये जी वो स्टॉक है जो कि सेलेबल फॉर्म में हो, जो कि अब रेडी हो चुका है, प्रोसेस वर्क इन प्रोसेस से होकर फिनिश एरिया में पहुंच चुका है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसी तरह जी हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, टोटल रिकॉर्डेड कॉस्ट ऑफ बिगनिंग फिनिश गुड्स इन एन अकाउंटिंग पीरियड प्लस द कॉस्ट ऑफ एनी फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये जी स्टार्टिंग जब आपका साल स्टार्ट होता है उस वक्त फिनिश गुड्स की कॉस्ट क्या है, और जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है तो उस वक्त आपके पास क्या है। इट इज द कॉस्ट ऑफ टोटल फिनिश गुड्स दैट वर अवेलेबल बिफोर मेकिंग एनी सेल, ये सेल करने से पहले क्या कहा गया है। Cost of goods available for sale is equal to opening stock plus cost of goods manufactured during the period. Closing stock of finished goods, cost of finished goods that a business still has on hand at the end of the reporting period. आपका जब साल खत्म हो रहा है तो आपके हाथ में कितने पैसे नहीं, कितना स्टॉक बचा हुआ है फिनिश गुड्स का, वो है। इसका तरीकेकार क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जब आपका साल स्टार्ट हुआ तो आपके पास कितने फिनिश गुड्स थे?
प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, आपने उसमें कितने मैन्युफैक्चरिंग की पूरे साल में, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर जी एंड में आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अक्यूमुलेटेड टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट यूज्ड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट व्हिच हैज़ बीन सोल्ड। अब इसमें हम वो प्रोडक्ट सिर्फ काउंट करते हैं जो कि बन बन चुका और हम सेल कर चुके। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, आपके पास जो ओपनिंग स्टॉक था, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो कि आपने पूरा मैन्युफैक्चर किया है, गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा जी, अब हमारे पास फिर आ जाती है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन जो है कॉस्ट की उसके नेचर के हिसाब से की गई है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जो कि हम क्लियर कर चुके हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंड देन वी हैव कन्वर्जन कॉस्ट। अब कन्वर्जन कॉस्ट क्या है? कन्वर्जन कॉस्ट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो जी अगर आप अपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाल दें, तो बाकी जो आपके पास बचता है दैट इज योर कन्वर्जन कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू रिलेशन विद द प्रोडक्ट, आपके पास एक पीरियड कॉस्ट है और दूसरा जो है आ जाती है प्रोडक्ट कॉस्ट। डिग्री ऑफ चेंजेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट जो हम क्लियर करके हैं, दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट, एंड देन वी हैव वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी एंड क्वांटिटी, एक फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल और मिक्स्ड कॉस्ट। इसी तरह अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से कैपिटल कॉस्ट, रेवेन्यू कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है जी, ये अच्छा पीरियड कॉस्ट और वो प्रोडक्ट कॉस्ट है क्या? प्रोडक्ट कॉस्ट आर द डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये आपकी आ गई। पीरियड कॉस्ट वो जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में नहीं होते और उसको आप किसी भी प्रोडक्ट को नहीं कर सकते। ठीक है, इसी वो जहाँ से हम जिसको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। द पीरियड कॉस्ट आर यूजुअली एसोसिएटेड विद द एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड सेलिंग फंक्शन ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, ये आपके आ गई उसमें। वो कॉस्ट होगी जो कि आप एसेट्स एक्वायर करने में खर्चा करते हैं। ठीक है जी। रेवेन्यू कॉस्ट शॉर्ट टर्म एक्सपेंस है जो कि आपके ऑन गोइंग ऑपरेशनल कॉस्ट को मीट करता है और जिसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ जाता है, वो आपकी रेवेन्यू कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, फिर जी वी हैव अदर टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज वेल। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट जो है, अब मैं चेयर्स बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, उसकी 600 रुपये, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 पेयर्स ऑफ चेयर्स, अगर एक पेयर में बना रहा हूँ तो उसका जो है एक चेयर का मतलब 300 रुपये खर्चा हो गया, टोटल खर्चा 600 है, तो एक्स्ट्रा अगर मैं बनाऊंगा तो उसका 300 एक्स्ट्रा होगा, तो मार्जिनल कॉस्ट जो होगी वो थर्ड आपका जो पेयर बनेगा उसकी होगी 300। इसी तरह कंट्रोलेबल कॉस्ट जो है, अ कॉस्ट विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ अ स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ एन अंडरटेकिंग। फिर आ जाता है आपके पास कंट्रोलेबल कॉस्ट। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कहा जाता है वो कॉस्ट जो कि आप के एक्शन के अंदर नहीं होती, मतलब मैनेजमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, वो आपके आ जाता है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, जैसे रेंट, सैलरी ऑफ स्टाफ और डेप्रिसिएशन, ये आपकी जो है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। अच्छा जी, फिर आपके पास है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है एक स्टैंडर्ड आपके पास बेसिक अकाउंटिंग टूल है, वो जी आप एस्टिमेशंस के थ्रू आप स्टैंडर्ड निकालते हैं कि जी ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये इतनी कॉस्टिंग होगी, आप मिनिमम सेट स्केल करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वो होती है जो कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के साथ जो है सेलिंग एक्सपेंस आप इंक्लूड करते हैं, जिसमें कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, मटेरियल और रेंट हो गई। अगर आप सेल्स का आपके पास एक शोरूम है या आप सेल्स ऑफिस है, सैलरीज है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो इनकर होता है कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, आई होप इट्स क्लियर। अब जी हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है कि वी हैव टू सॉल्व दिस। इसमें जो है एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म का हमारे पास ये दिया गया है, वी हैव टू फाइंड द प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द कन्वर्जन कॉस्ट एज वेल। सो वी हैव टू सॉल्व दिस ओवर हियर एंड इसको मैं थोड़ा रिसाइज कर दूं। अच्छा जी, सो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट दी गई है 33,000, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 11,400, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट 24,000, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट 32,000, रॉ मटेरियल्स बिगनिंग 1,05,000, रॉ मटेरियल्स परचेज्ड 80,400, रॉ मटेरियल्स एंडिंग 88,400, 88,400। सबसे पहले जी हम यहाँ पे देख कर आए हैं
डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए पहले तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हो, फिर हम परचेज उसमें ऐड करेंगे, फिर परचेज एक्सपेंस ऐड करेंगे, फिर लेस करेंगे परचेज रिटर्न, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल फॉर यूज़ आ गया, फिर हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो अब हमारे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पर कितना है, यह है 1,05,500। ठीक है जी। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास आ गया 1,05,500। इसी तरह परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना था हमारे पास, 80,400। ठीक है। सो ये अगर हम ऐड करेंगे, फिर वी हैव टू लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, क्लोजिंग 88,400। सो अकाउंटिंग वेज में ब्रैकेट देके हम ऐसे कर देंगे 88,400। तो ये जी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हो गया, दैट विल बी 97,500। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम फिर ऐड करेंगे, अदर कॉस्ट तो हमारे पास है नहीं, तो ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट याद दी हुई है 32,000। सो वी विल ऐड दिस 32,000 ओवर हियर। तो जी प्राइम कॉस्ट या हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पास आ गई 1,29,500। ठीक है। अब आ जाते हैं जी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऐड करने में। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 33,000 था, यस दैट्स ओवर हियर। डायरेक्ट 11,400, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 24,000। तो जी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपके पास आ गया। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में हमने 33,300, सॉरी ये आ गया। इनडायरेक्ट मटेरियल में 11,400 और इनडायरेक्ट लेबर जो है वो है 24,000। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंकर्ड जो है हमारे पास, अच्छा ये हो जाएगा टोटल आपका 68,700, और ये 68,700 हम ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट में, तो हमारे पास आ जाएगा 1,98,200। ठीक है। अब फिर हमें निकालना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है बिगनिंग 21,500, और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग जो है वो है 18,900। ठीक है। सो यहाँ पे विल ऐड 21,500। अब 1,98,200 में 21,500 हमने जब ऐड किया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड दैट इज 2,19,700। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस था हमारे पास 18,900 विच वी विल डिडक्ट। अब ब्रैकेट्स में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अकाउंटिंग में बेसिकली व्हेन यू डिडक्ट यू मेक अ ब्रैकेट, आप ब्रैकेट्स में करते हैं। फिर जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपके पास आ जाएगा 2,00,000 रुपए, 2,08,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमारे पास वहाँ था 98,400। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये अब टोटल आ गया 2,99,200। ये वो गुड्स थे जो हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल थे, और हम क्लोजिंग स्टॉक फिर उसमें से माइनस करेंगे, जो जब साल ख़त्म हो गया तो हमारे पास इतना स्टॉक बचा था 89,600 was our closing stock। तो जी क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास आ गया 2,09,600। ठीक है जी। सो अब टोटल हमने जब किया तो प्राइम कॉस्ट हमारे पास निकल के आ गई 1,29,500, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 2,08,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,09,600। अब कन्वर्जन कॉस्ट जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया दैट इज डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। अब डायरेक्ट लेबर था 32,000, ये रहा, और फैक्ट्री ओवरहेड्स ये सारे आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स है विच वॉज 68,000 रफली। तो ये आप टोटल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1,07,000। अच्छा जी, इसके साथ साथ बस ये नहीं हमें, बल्कि हमने जो है इनकी रिलेवेंट अकाउंट में एंट्रीज भी करनी है, क्योंकि अमूमन एग्जाम से ये भी पूछा जाता है। सो रिलेवेंट अकाउंट्स पहले तो रॉ मटेरियल अकाउंट है। रॉ मटेरियल जब स्टार्ट हुआ है आपका बिगनिंग इट वाज 1,05,500। ठीक है। और परचेजेस हमने जो साल में की हैं उस साल में 2,80,400 जो कि दिखा रहा है। और प्रोसेस में हमने कितने भेज दिए जी, प्रोसेस में हमने भेजिए 97,500 का आपका चला गया प्रोसेस में, जो कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आप ऊपर कर गए हैं। तो बैलेंस
बाय द एंड ऑफ द ईयर आपके पास था 88,400। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। तो दिस विल बी 1,85,900, 1,85,900। और वेजेस एक्सपेंस आपके पास ये 32,000 एंड 24,000 डायरेक्ट लेबर, 32,000 डायरेक्ट लेबर था। तो दिस विल बी 56,000। और ये भी हमने प्रोसेस अकाउंट में हमारे चले गए 32,000 प्रोसेस अकाउंट, क्योंकि डायरेक्ट है। और फैक्ट्री ओवरहेड में आपके थे 24,000। नाउ दिस इज एक्सपेंस, तो आप क्रेडिट साइड पे इसको ऐड करेंगे। फिर जी आ गया फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। अब फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट में वेजेस एक्सपेंस आपके जो हमने पीछे रिकॉर्ड किए हैं, दैट इज 24,000। एंड डायरेक्ट मटेरियल 11,400। और अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 33,300, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में पहले कैलकुलेट करके आ गए। अच्छा जी, सो प्रोसेस अकाउंट में आपके पास जो वर्क इन प्रोसेस था इन द बिगनिंग, दैट वाज 21,500। हमने मटेरियल अकाउंट, डायरेक्ट मटेरियल अकाउंट से इतना आ गया। वेज एक्सपेंस आपका 32,000 ऐड हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड आपका 68,700 हो गया। और फिनिश गुड्स अकाउंट में हमने कितने मूव कर दिए? फिनिश गुड्स अकाउंट में हमने 2,08,000 रुपये की कॉस्ट, 800 रुपये की कॉस्टिंग कर दी। तो एंड ऑफ द ईयर आपके पास वर्क इन प्रोसेस था 18,400। तो ये दिस विल बी 2,19,700, 219,700। अब आ जाता है जी फाइनल आपके पास फिनिश गुड्स अकाउंट। अब इसमें फिनिश गुड अकाउंट का स्टार्टिंग कितना था ईयर बैलेंस? दैट वाज 98,400। प्रोसेस अकाउंट से हमारे पास 2,08,000 आ गए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,09,600। एंड देन 89,000 आपका बच गया फिनिश गुड्स बाय द एंड ऑफ ईयर। तो जब साल खत्म हुआ तो आपके पास 89,600 का फिनिश गुड्स थे। ठीक है जी। एंड देन फाइनल वी हैव दीज जर्नल एंट्रीज। तो प्रोसेस अकाउंट में जी 1,98,200 का आपका प्रोसेस अकाउंट था टोटल। उसमें कौन कौन सी एंट्रीज आ गई? एक तो हमने ये अकाउंट पूरा खत्म हो गया 97,500 का। और पेरोल वेजेस अकाउंट खत्म हो गए, फैक्ट्री ओवरहेड खत्म हो गए, कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एडेड टू द प्रोसेस। अब ये सारी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। अब प्रोसेस अकाउंट को हमने मूव कर दिया फिनिश गुड्स अकाउंट में। 2,08,000 रुपये का वहाँ हो गया। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,09,600। स्टॉक अकाउंट 2,09,600 का खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। दिस वाज शॉर्ट ब्रीफ लेक्चर। उसके बाद आगे हमें अभी और भी कवर करना है। अच्छा, ये आगे हमें और भी कवर करना है। आगे है कॉस्ट फॉर स्पेसिफिक जॉब्स एंड प्रोसेस अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। एंड देन वील मूव ऑन टू पार्ट टू ऑफ फाइनेंशियल of we'll move on to part 2 of accounting and auditing. Hopefully आपको अगर जो सवाल समझ में नहीं आए, जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बिलो द वीडियो एंड आई विल गेट बैक टू यू। और आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट लेक्चर्स नोट्स एज वेल, जो कि हर लेक्चर के बाद विल शेयर विद ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू जी।